तो गुड नाइट पुनपुन के पार्ट 4 में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने और मेरे कुछ खास दोस्तों ने मिलकर एक डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी बनाई है, जिसमें हम तुम्हारे जैसे मांगा और एनिमे ऑडियंसेस को इनवाइट कर रहे हैं। इस कम्युनिटी का फायदा बहुत है, जैसे कि एक दूसरे को मांगा या एनिमे रेकमेंड करना, या एनिमे या मांगा रिलेटेड मन खोल के बात करना अपने जैसे लोगों से, या कोई भी एक जन एक एनिमे का एपिसोड स्ट्रीम करेगा तो बहुत सारे लोग बैठ के देख सकते हैं। या कभी कभी इवेंट्स या कॉन्टेस्ट भी होते हैं जहाँ जीतने पर तुमको क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। इस कम्युनिटी पर तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस याद से ज्वाइन कर लेना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यागुची पुनपुन के साथ बेट लगाता है आइको को लेकर कि जो बैडमिंटन मैच जीतेगा आइको उसकी होगी। देन हमने देखा था कि युइची मिदोरी को 5 साल पहले का पास्ट बता रहा था, जिसपे यागी घर से भाग आई थी युइची के साथ भागने के लिए। और अब आगे अचानक आई एक तेज बारिश के चलते युइची यागी को अपने घर ले जाता है और उसके लिए चाय बनाता है, लेकिन तभी बिजली चली जाती है। अंधेरे में यागी उसे किस करती है और पास आने लगती है। पहले तो युइची रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही यागी का हाथ उसके बेल्ट तक पहुंचता है वो उसे दूर हटाता है। यागी उससे पूछती है कि वो इतना डर क्यों रहा है। अगर वो अपनी जिंदगी से इतना ही डिससेटिस्फाइड है तो दोनों सब कुछ छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते। लेकिन युइची कहता है कि वो उसे बचा नहीं सकता। और तभी युइची की गर्लफ्रेंड आके दरवाजे पे नॉक करती है। युइची की गर्लफ्रेंड अपार्टमेंट में आते ही अपने भीगे हुए कपड़े उतारने लगती है। देन वो सीधा बेडरूम में चली आती है, जहाँ यागी एक क्लोजेट के अंदर छुपी होती है। आज युइची को उसके गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलकर शादी की बात करनी थी, लेकिन बारिश के कारण ट्रेन रुक गई थी और वो आ नहीं पाई। पिछले 5 साल की डेटिंग और शादी के वादे के बाद वो 29 की हो चुकी है और अब तक शादी न कर पाने पर वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसे आज तक समझ नहीं आया कि युइची उसके माँ बाप से शादी के लिए पूछने के लिए इतना हेजिटेट क्यों करता है। युइची उसकी बातें ध्यान से सुन भी नहीं पाता, क्योंकि अभी भी वो यागी के एक्शंस को लेके शॉक में है, जैसे कि उसका दिमाग एक साथ सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो। देन युइची की गर्लफ्रेंड रो पड़ती है और कहती है कम से कम ये तो कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसके बाद दोनों का बहुत ही रफ सेक्स होता है, जबकि यागी भी क्लोजेट के अंदर ही छुपी होती है। सेक्स के दौरान जब युइची अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद यागी उसकी इमेजिनेशन का एक पागलपन भरा सपना थी। अगली सुबह जब वो क्लोजेट खोलता है और यागी वही बैठी होती है, तब उसे समझ आ जाता है इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। जब युइची की गर्लफ्रेंड सो रही होती है, यागी चुपचाप अपने जूते पहनती है, और जब युइची किसी को कुछ न बताने की रिक्वेस्ट करता है, यागी बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर चली जाती है। युइची 2 हफ्ते के लिए काम से ब्रेक लेता है और फिर सोचता है क्या यागी वाकई असली थी। जब वो वापस अपनी क्लास में आता है तो वो देखता है वाशियो एक मैगजीन इंटरव्यू दे रहा होता है अपने पोएट्री वर्क के बारे में। तभी मिसेस यागी यानी कि यागी की माँ उससे बात करने लगती है। युइची बीच में ही उसकी बेटी के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसकी बेटी पिछले हफ्ते क्लास आई थी और आज भी आई है, बस कहीं इधर उधर घूम रही होगी। वो सीधा पूछता है क्या आप उसे सच में रस्सी से बांध कर रखती हैं? लेकिन वो बात पलटकर किसी रेस्टोरेंट के बारे में बकने लगती है। युइची फिर से पूछता है, लेकिन वो इग्नोर करती रहती है। तभी वाशियो एक हैमर उठाकर मिस यागी के सर पे जोर से मार देता है और पूरे रूम में हल्ला मच जाता है। उनका बॉस युइची को पुलिस बुलाने के लिए चिल्लाता है और जब युइची बाहर भागता है तो उसके सामने यागी आती है। यागी उसके कपड़ों पे खून देखकर मुस्कुराती है और पूछती है क्या वो मर गई। युइची गुस्से में उस पर शक करता है और कहता है क्या तुमने वाशियो से ये सब करवाया? यागी हंसते हुए कहती है वाशियो तो मुझ पे फिदा है, बस एक सिंपल ब्लो जॉब दिया और वो मान गया। कितना बड़ा बेवकूफ है ना। वाशियो एक जलते हुए फर्नेस का दरवाजा खोलता है और एक वास निकालता है, क्योंकि वो गर्म होने पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है और इसी प्रोसेस में वो अपने ही शरीर को जला लेता है। यागी युइची से कहती है कि अब वो जा रही है। जब युइची उससे पूछता है कि कहाँ, तो वो बस मुस्कुराकर कहती है चिंता मत करो, गॉड मुझे हमेशा दिख रहा है। आखिर में 2 लोग घायल होते हैं और युइची अपने जॉब से रिजाइन कर देता है। उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो वापस अपने माँ बाप के घर चला जाता है। प्रेजेंट में वो मिदोरी से कहता है मुझे इंसानों से नफरत है, सबसे ज्यादा खुद से। मिदोरी उसे उसके पुराने काम पर वापस चलने का ऑफर देती है। उसी वक्त पुनपुन की माँ चिंता में डूबकर अल्कोहल पीने लगती है, क्योंकि युइची अब तक ग्रोसरी शॉपिंग से वापस नहीं आया। दूसरी तरफ पुनपुन अपनी यागुची और आइको को लेकर बढ़ती हुई टेंशन से बचने के लिए लिविंग रूम में बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है। मिदोरी और युइची के पोएट्री स्कूल जाते हैं, जहां युइची का बॉस बताता है कि मिस यागी को कोई सीरियस चोट नहीं आई,
उसकी बेटी अब आर्ट स्कूल में है और वाशियो भी वापस आर्ट बना रहा है। उसका बॉस यूइची को वापस आने या पढ़ाने का ऑफर देता है। मिदोरी कहती है सब ठीक हो गया ना, पर यूइची कहता है मेरी फितरत नहीं बदली, क्या पता मैं फिर से वही गलती करूं। मिदोरी माफी मांगती है पर यूइची शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है। पर रात के सन्नाटे में जब वो चल रहा था तब यूइची अपनी ग्रोसरी बैग्स गिराकर रेलवे ट्रैक में बैठ जाता है और दूर से एक ट्रेन भी आ रहा था। पिछले 5 साल से जिस पास्ट को लेकर वो जी रहा था अब वो भी उससे छीन लिया गया है, तो अब बचा ही क्या है पकड़ने को। तभी उसके पीठ पे एक ग्रोसरी बैग आके लगता है जो मिदोरी ने रोकर चीख कर उस पे फेंका था। मिदोरी ट्रेन देख रही होती है और यूइची उसके पैरों से लिपट कर रोता है और वो भी उसे कसकर पकड़ लेती है। यूइची कहता है कि अगर कभी उसने मिदोरी को गहरी चोट पहुंचाई तो वो उसे मार डाले। मिदोरी वादा करती है और कहती है मुझे कभी मत छोड़ना। परफेक्चुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोमात्सु सबको हरा रहा था। पुनपुन चाहता है कि यागुची हारे ताकि वो आइको की बैट जो यागुची ने पुनपुन के साथ लगाया था वो जीत सके। यागुची अपने पैर के चोट को देख रहा था और टीचर कहता है सेकंड आना भी ठीक है, बस अपने आप को इतना पुश मत करो। यागुची पुनपुन को एक अजीब सी स्माइल देता है और पुनपुन की नजर लॉबी में आइको से मिलती है और मैच शुरू हो जाती है। आइको गहरी नजर से पुनपुन को देखती है जब उसे उसके दोस्त मैच देखने खींच के ले जाते हैं और उनके पीछे आइको भी अपनी फ्रेंड के साथ आती है। यागुची और कोमात्सु का मैच चल रहा था और चौंकने की बात तो ये है कि यागुची जीत रहा था। पुनपुन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि यागुची जीतने के बाद आइको के साथ घर जाएगा, फिर दोनों सेक्स करेंगे और एक शादीशुदा कपल की तरह उस पुरानी बेट पर हंसेंगे। उसकी सोच आइको की आवाज से टूटती है। खुश लोग प्यार में कैसे पड़ते हैं। यागुची के पास खुश रहने के और भी वजह हैं, पर आइको के पास कोई नहीं। वो सिर्फ उसको चाहने वाले के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। वो पुनपुन का हाथ हल्का सा पकड़ती है और पूछती है समझ रहे हो। आइको कहती है पुनपुन अपनी जिंदगी प्यार के लिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो डरपोक है, पर वो कर सकती है। वो एक बार बार आने वाले सपने के बारे में बताती है जिसमें वो एक वाटर पार्क के सामने सैलून तक किसी का इंतजार करती है। फिर वो अपनी माँ को देखती है और उसकी तरफ भागती है, पर पानी में अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर रियलाइज करती है कि वो अकेली है। हर बार वो अकेलेपन से डरते हुए जाग जाती है, पर अगर कोई एक इंसान उसे पूरी तरह समझ सके जिसे वो प्यार करती हो तो वो वही मरने को भी राजी है। बैडमिंटन मैच बहुत ही गर्म जा रहा होता है और टीचर यागुची को फिर से समझाता है कि अगर वो मैच छोड़ भी दे तो भी अगले टूर्नामेंट में वो जा सकता है। आइको कहती है कि यागुची ने कल उसे कॉल किया था और टूर्नामेंट में आने को कहा था, पर जब उसने यागुची से कहा कि चलो कहीं दूर भाग चलते हैं तो यागुची हंस देता है। तभी उसे समझ आया कि वो दोनों अलग तरह के लोग हैं। आइको कहती है पर तुम तो समझते हो ना पुनपुन। पुनपुन उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसी पल यागुची का पैर मुड़ता है और वो गिर जाता है। पुनपुन और उसके दोस्त स्टेडियम के ब्लीचर्स से नीचे दौड़ते हैं यागुची को देखने। टीचर उसे डांटता है कि उसने अपने पैर के चोट के बारे में क्यों नहीं बताई। अगर अब उसका पैर का असिलरीज टेंडन फट गया है तो अब 2 महीने तक वो खेल नहीं पाएगा। यागुची पुनपुन की तरफ देखता है और कहता है तुम जीत गए। फिर वो टूट कर रोने लगता है। पुनपुन लॉबी में जाते हुए भी इतना गिल्ट महसूस करता है और वो आइको से माफी मांगता है कि उसे कागोशिमा नहीं ले जा पाया। आइको बहुत दिनों बाद पहली बार मुस्कुराती है और कहती है तो चलो अभी चलते हैं। पुनपुन हिम्मत जुटाकर कहता है यागुची के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। आइको का चेहरा उतर जाता है। पुनपुन बाहर निकलता है जहाँ उसके दोस्त स्नोमैन बना रहे होते हैं। वो बर्फ में लेटकर रोने लगता है और कहता है गुड बाय आइको। यूइची मिदोरी को डिनर के लिए घर ले आता है और पुनपुन की माँ उस पर फिदा हो जाती है। पुनपुन की माँ कहती है कि वो अपनी पेरेंट्स की जगह यही रह सकती है और उसे रात भर रुकने के लिए फोर्स करती है। मिदोरी अपना परिचय सबको देती है, पर पुनपुन उदास चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रात में पुनपुन सो नहीं पाता। उसका दिमाग अभी भी टूर्नामेंट की यादों से भरा होता है। कुछ देर बाद यूइची और मिदोरी के कमरे से आती आ ऊ आवाजों को इग्नोर करते हुए वो वेंडिंग मशीन तक वॉक पर जाता है। स्कूल में उसके दोस्त उसे सेमेस्टर एंड ट्रिप पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, पर पुनपुन अपनी डेस्क पर उदासी से पड़ा रहता है। दूसरी तरफ सेकी जो मार खा के आया लगता है अपने टीचर को फिर से बताता है कि उसका हाई स्कूल में अप्लाई करने का कोई इरादा नहीं है, पर स्टाफ रूम से बाहर निकल के उसे ये सुनकर अच्छा लगता है कि शिमिजू अप्लाई करेगा। वो दोनों पुनपुन के पास से गुजरते हैं जो अपने होम रूम टीचर के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहा होता है। मीटिंग बड़ी बोरिंग होती है, ना कोई खास मार्क्स ना कोई बड़े सपने। बैडमिंटन छोड़ने के बाद पुनपुन एक छोटी और शांत गो बोर्ड गेम क्लब ज्वाइन कर लेता है। यूइची और मिदोरी पुनपुन को एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं। वहाँ मिदोरी बताती है
है कि जहाँ वो काम करती है उस कैफे का ओनर अपनी बीमार माँ बाप के पास शिफ्ट हो रहा है। उसने सोचा नहीं था कि शॉप का क्या करना है, तो मिदोरी ने कहा कि वो इसे रेंट पर ले लेगी और वैसे ही चलाएगी। यूइची मजाक में कहता है कि जब दोनों अपने जॉब्स में सेटल हो जाएंगे तब शादी कर लेंगे। फेरिस व्हील पर पुनपुन बिना वजह रोने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता क्यों। डिनर के वक्त पुनपुन की माँ और मिदोरी, जो 1 महीने से उनके साथ रह रही है, बातें कर रहे होते हैं। पुनपुन की माँ कहती है कि अब उसकी छोटी सी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट लग रही है। पुनपुन को ये बिल्कुल बेकार लगता है। वो इस महीने अपने फादर का लेटर नहीं पढ़ता, बस अपने दिमाग को शांत करने के लिए पढ़ाई करने लगता है। रात में वो वेंडिंग मशीन तक चलने निकलता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब भी गुजर जाएगा। 2 साल बाद पुनपुन की माँ मूवर से जबरदस्ती बार्गेनिंग करती है और मिदोरी को एश्योर करती है कि वो घर बेचने का फैसला कर चुकी है। वो दोनों बात करती हैं कि पुनपुन के हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स शायद अच्छे गए होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से उसने सिर्फ पढ़ाई ही की है। मिदोरी के दिमाग में सिर्फ यूइची का ख्याल है, जो 1 हफ्ते से घर नहीं आया। उसके पास ना कोई दोस्त बचे हैं, ना कोई जगह है जहाँ जा सके, तो वो गया कहाँ। पुनपुन की माँ ऐसे ही कह देती है शायद वो आफ्टर लाइफ चला गया है। देन अगले सीन में हमको यूइची दिखता है जो रो रहा है और रेलवे ट्रैक्स पर खड़ा है।